अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगा कि इंसान की तबी उम्र कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक मैंने क्लिप देखा जिसमें वो लोगों को साइंस से मरगूब करने की कोशिश कर रहे थे। हमें साइंस से कोई इनकार नहीं, साइंस एक इल्म है और बहुत मुफीद इल्म है और ये कोई जदीद चीज़ नहीं है बल्कि बहुत कदीम चीज़ है। हाँ, इसमें जिद्दत आती रहती है और कोई भी इल्म होता है उसमें वक़्त के साथ-साथ जिद्दत आती रहती है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये आदत है उनकी, कभी तो वो सेकुलरिज़्म को इस्लाम के लिबाज़े में पेश करते हैं और कभी लिबरलिज़्म को इस्लाम का लिबाज़ा पहना देते हैं और इस किस्म की हरकतें करना उनकी एक आम सी आदत है। एक क्लिप उनका मैं देख रहा था जिसमें वो जदीद जो मेडिकल साइंस है उससे लोगों को मरूब करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जदीद मेडिकल साइंस का ये इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने लोगों की ज़िंदगियों को बढ़ा दिया है कि पहले लोगों की तभी उम्र जो है वो 30-40 साल होती थी पहले, यानी आज से हज़ार साल पहले, 2000 साल पहले इंसानों की तभी उम्र सिर्फ 30 साल होती थी, 40 साल होती थी, 35 साल होती थी। अब जो है वो 60-70 साल तक पहुंच गई है, तो ये जदीद मेडिकल साइंस का कमाल है। तो ये बिल्कुल उनकी बात इस तरह है कि किसी की आंखों पर जो है वो पट्टी बांधने वाली बात है, आंखों पर हाथ रखने वाली बात है कि पहले 30 साल उम्र होती थी तभी उम्र और अब 50-60 साल हो गई है। हम अगर मुताला करते हैं तारीख का तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि पहले लोगों की उम्रें ज़्यादा हुआ करती थी, अब लोगों की उम्रें कम हो गई हैं। अच्छा, तभी उम्र क्या होती है? इसको मैं समझाने के लिए एक मैं आपको छोटी-सी पहले एक मिसाल दूँगा, उससे आपको ये बात समझ आएगी कि तभी उम्र क्या है। मिसाल आप गाड़ी की ले लें। देखिए, गाड़ी चलती है पेट्रोल से, ठीक है? आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला, तो आप गाड़ी को चलाते हैं। चलाते जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म होता है, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। आप जो मर्ज़ी करें, गाड़ी ने वहाँ से आगे नहीं जाना, गाड़ी रुक जाती है। पेट्रोल उसके अंदर से ख़त्म हुआ। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक माया है, एक उसको कह लें रतूबत है, माया है। और ये जलता है तो इससे आग पैदा होती है, हरारत पैदा होती है और वो हरारत जो है वो हरकत पैदा करती है जिससे गाड़ी के अंदर हरकत पैदा होती है और गाड़ी चलती है। तो रतूबत और हरारत ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस गाड़ी को चला रही होती हैं। इसी तरह इंसान की जो ज़िंदगी है, ये भी 2 चीज़ों पर मुनहसर है। इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर कुछ रतूबत रखता है और कुछ उसके अंदर अल्लाह ताला हरारत रखता है। तो ये रतूबत और हरारत दोनों इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी को चला रही होती हैं। जहाँ पर जाकर रतूबत हरारत ख़त्म होती है, वहाँ पर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब जिस तरह गाड़ी की एक एवरेज होती है, कंपनी क्लेम करती है कि इस गाड़ी की एवरेज ये है कि ये 1 लीटर पेट्रोल पर 25 किलोमीटर चलेगी और जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो वाक़ईतन 1 लीटर में 25 किलोमीटर चले। लेकिन गाड़ी को चलाने वाला ये उस पर मुनहसर होता है कि वो गाड़ी की हिफाज़त कैसे करता है। अगर तो वो अच्छी तरह सँभाल कर उसकी मेंटेनेंस करता है रहता है, उसका ख़्याल रखता है, उसको हादसात से बचाता है, बुरी तरीके से नहीं चलाता, तो उसकी मेंटेनेंस बरकरार रहती है, गाड़ी की हेल्थ और सेहत बरकरार रहती है, तो वो 1 साल बाद भी उसी तरह वही रिज़ल्ट दे रही होती है 1 लीटर में 25 किलोमीटर। लेकिन दूसरा एक आदमी है, उसने भी वही गाड़ी ली, वही कंपनी है, वो सारा कुछ वही है, लेकिन उसने गाड़ी की मेंटेनेंस का ख़्याल नहीं रखा और गाड़ी की इतनी हिफाज़त नहीं की, खड्डों में मारता रहा, बेतुके तरीके से चलाता रहा। तो 1 साल के बाद उसकी गाड़ी जो है वो 1 लीटर में 25 के बजाय 20 किलोमीटर दे रही है। और एक तीसरा आदमी है, उसने और ज़्यादा बुरे तरीके से गाड़ी को ख़राब किया। उसकी गाड़ी भी वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन उसकी गाड़ी 1 साल के बाद 1 लीटर में 15 किलोमीटर एवरेज दे रही है। यानी 1 लीटर पेट्रोल डालता है तो इसकी गाड़ी 15 किलोमीटर के बाद मर जाती है, यानी रुक जाती है। दूसरा आदमी उसने थोड़ी-सी अच्छे तरीके से उसको सँभाला, उसकी गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर के बाद मरती है। और तीसरा आदमी, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी का ख़्याल रखा हर चीज़ का, उसकी गाड़ी 1 साल पहले भी 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलती थी और 1 साल बाद भी चलती है। इसी तरह इंसान की भी एक एवरेज लाइफ़ होती है। अब माहिरीन तिब ने ये कहा है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर जो उसके अंदर रतूबत और हरारत जो उसकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाती हैं वो रखते हैं, जिसको हम हरारत गरीज़ा या रतूबात गरीज़िया भी कहते हैं। ये इसके अंदर जो एक इंसान के अंदर होती हैं, वो इतनी होती हैं कि इंसान बच्चे से जब बड़ा होता है
लड़कपन में जाता है, फिर जवान होता है और तकरीबन 28-30 साल में जाकर उसकी जवानी पूरी होती है। उसके बाद तबीयी लिहाज से उसके बाद 4 गुना या 5 गुना उसको जीना चाहिए। यानी 125 या 130 साल तक उसको जीना चाहिए। ठीक है? यानी रतूबात ग़रीज़ा या हरारत ग़रीज़ा जो हैं वो इतनी होती हैं कि जवानी के बाद 4 गुना या 5 गुना उसको जीना चाहिए। यानी 125 से 130 साल तक उसकी ज़िंदगी होनी चाहिए। लेकिन हवादसात ज़माना, जिसमें सेहत और बीमारी भी है, इंसान की खुराकें हैं, हालात हैं, खुशियाँ गमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर हैं कि इनकी वजह से जो इंसान जितना ज़्यादा मुतासर होता है उतनी ही उसके अंदर हरारत और रतूबत की आहिस्ता आहिस्ता कमी होती रहती है। चुनांचे जिसका नतीजा ये निकलता है कि कोई इंसान 40 साल की उम्र में अपनी तमाम रतूबात ग़रीज़ा और हरारत ग़रीज़ा को ख़त्म कर लेता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कोई आदमी इसको 50 साल बाद ख़त्म कर रहा है, कोई 80 साल बाद, कोई 100 साल बाद। और कोई ऐसे लोग भी होते हैं आटे में नमक के बराबर, कि जो अपनी हरारत और रतूबत को 125 और 130 और 150 साल तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से उस वक़्त जाकर उनकी तबी उम्र पूरी होती है और वो वफ़ात पाते हैं। यही वजह है। अब हम आते हैं इस बात पर कि क्या जदीद मेडिकल साइंस, या हम साइंस को बुरा नहीं कर रहे, इस जदीद मेडिकल साइंस के जो इसको चलाने वाले जो हैं, या इस इन हथियारों को जो इस्तेमाल करने वाले जो हैं, क्या उन्होंने इंसानियत पर कोई एहसान किया है या नहीं किया? तो अगर हम इस बात को देखें तो पहले ज़माने में इंसानों की तबी उम्र ज़्यादा होती थी, और आज के दौर में भी जो आदमी, हम अक्सर खबरें सुनते रहते हैं ना, खबरों में आता है जी फलां इलाके में 130 साल का बाबा फौत हो गया, फलां इलाके में 140 साल की औरत जो थी वो फौत हो गई। तो ये खबरें हमें फलां इलाकों की क्यों मिलती हैं? यानी कोस्तान की फलां चोटी पर रहने वाला, गिलगित के फलां गांव में रहने वाला, पंजाब के वो दूर दराज एक देहात में रहने वाला। कभी आपने सुना कि लाहौर शहर के अंदर एक आदमी 150 साल की उम्र में फौत हुआ? कभी आपने सुना है कि रावलपिंडी शहर के अंदर एक आदमी ने 120 साल की उम्र पाई? ऐसा नहीं सुनते हम। उसकी वजह यह है कि शहरों में जदीद मेडिकल अद्वियात, जदीद आलात और इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो तबी तौर पर, तबी लिहाज से इंसान की उम्रों को कम करती हैं, इंसान को नुकसान देती हैं। मसलन हम टीवी को देख लें, इंटरनेट को देख लें, जो आदमी इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसको कभी गम की खबर मिलती है, कभी खुशी की मिलती है, कभी परेशान होता है, कभी खुश होता है, कभी तो ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी की फिर इसी तरह खुराकें इस किस्म की हैं। लेकिन ये लंबी उम्र पाने वाले देहातों में ही इसलिए क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि वहाँ पर वो इन चीज़ों से दूर होते हैं। ऐसे लोग कि जिन्होंने जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, जो जदीद आलात का इस्तेमाल नहीं करते, जो जदीद किस्म की खुराकें और अद्वियात नहीं खाते, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, फितरी चीज़ें खाते हैं, फितरी ग़िज़ाएँ खाते हैं और फितरी तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये अद्वियात, जो जदीद अद्वियात हैं कि गोलियाँ, कैप्सूल, एलोपैथिक, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो जितना वो इनसे दूर रहते हैं, इतना ही उनकी तबी उम्र, यानी उनकी हरारत ग़रीज़ा और रतूबात ग़रीज़ा उनके जिस्म में बाकी रहती हैं और ज़्यादा देर तक चलती हैं। आज देखें दुनिया में इस वक़्त जो तबी उम्र जो बयान की जाती है मुख्तलिफ़ मुल्कों की, उसमें सबसे पहले नंबर पर नॉर्वे है, कि नॉर्वे में एवरेज उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बाकी दुनिया के मुल्कों में एवरेज उम्र कम है। नॉर्वे के बारे में तकरीबन 90-100 साल बयान की जाती है कि नॉर्वे में रहने वालों की एवरेज उम्र 80 से 100 साल के दरमियान होती है। बाकी मुल्कों में किसी में 80 साल, किसी में 75 साल, किसी में 70 साल, किसी में 60 साल, और पाकिस्तान और एशिया के इस खित्ते के लोगों की एवरेज उम्र 50 साल बयान की जाती है। अब अगर हम इस बात को देखें कि वहाँ पर नॉर्वे में क्यों एवरेज उम्र लोगों की ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि वहाँ पर डॉक्टर बहुत आला किस्म के बैठे हुए हैं? क्या उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अस्पताल बहुत अच्छे-अच्छे हैं, कि जो बंदा बीमार होता है वो अस्पताल और जदीद एलोपैथिक और वो उसको ठीक करके उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं? क्या ये वजह है? ये वजह तो नहीं है। डॉक्टरों की वजह से नॉर्वे वालों की एवरेज उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है। अस्पतालों की वजह से नॉर्वे वालों की एवरेज उम्र ज़्यादा नहीं हुई, या जदीद सर्जरी की वजह से उनकी एवरेज उम्र ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि उनकी एवरेज उम्र की ज़्यादा होने की वजह ये है कि वहाँ पर फितरी और फितरी तरीक़े ज़िंदगी जो है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है,
غذاؤں کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت وہاں پر خیال کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ایسے لوگوں سے، کئی لوگوں سے میرا رابطہ رہا وہاں پر، مطلب ہسپتال اور یہ چیزیں بہت کم ہیں، اور آخر وقت تک ایک بیمار آدمی کو اس بات سے بچایا جاتا ہے کہ وہ دوائی کھائے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائے یا کسی اسپتال کے پاس جائے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے ڈاکٹر کو، اور انہوں نے اپنا وہ طریقہ ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر اس طرح ہماری طرح نہیں کہ ہم جاتے ہیں کلینک میں پرچی بناتے ہیں اور اسی وقت ہمیں ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے، اتنا بڑا پرچہ اور اتنا بڑا تھیلا بھر کے دوائیوں کے، اور فلاں ٹیسٹ کراؤ فلاں اس طرح نہیں ہوتا وہاں پر۔ وہاں پر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، تو پھر اس کا نمبر آتا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں 15 دن بعد آپ نے آنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ 15 دن تک یہ ڈاکٹر کے پاس آنے سے، دوائی لینے سے بچے، اور اس دوران یہ فطری طریقے سے خود بہت ہی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی دوائی کھائے بغیر اس کو ٹھیک ہو جائے تاکہ دوائی سے یہ بچ جائے۔ اس سے ہمیں یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جدید میڈیکل سائنس میں سرجری جو ہے یہ تو ایک چیز ہے، مطلب اس کو جس کا ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ باقاعدہ واقعتاً ایک ترقی یافتہ چیز ہے جس سے بہت فائدہ ہوا کہ جو آپریشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوائیوں کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کے اندر ساری لوٹ مار ہے، اس کے اندر جو ہے ایسا مافیا دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو بیماریاں ایجاد کرتے ہیں لیبارٹری میں، اور پھر اس بیماری کو لانچ کرتے ہیں تیسری دنیا کے ممالک میں، جیسے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ، اس طرح کے ممالک جو ہوتے ہیں ان میں اس بیماری کو لانچ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بیماری پھیل جاتی ہے تو پھر اس کی دوائی لا کر اس دنیا میں، اس علاقے میں، اس خطے میں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اچھی نیت کے ساتھ بھی اگر وہ کسی دوائی کو جب ایجاد کرتے ہیں تو اس کا تجربہ وہ اس تیسری دنیا کے ممالک میں لا کر کرتے ہیں، جہاں کی ڈاکٹروں کو لالچ دی جاتی ہے کہ آپ یہ دوائی فلاں مرض کے لیے لکھ کے دیں، اور پھر اس دوائی، یعنی ان کا تجربہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چوہوں پر آزماتے ہیں، چوہوں کے بعد وہ خرگوشوں پر آزماتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر انسانوں پر آزمانا ہوتا ہے۔ تو اس انسانوں پہ آزمانے کے لیے ان کو پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، یہ خطہ ملا ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان کی، یہاں کے پھر ڈاکٹروں کو مختلف کمپنیاں کے لالچ دیتی ہیں کہ آپ اگر اپنے کلینک کے اس اتنے ایریے میں اگر اتنے لاکھ کی ایک ہفتے میں سیل ہوگی تو اس میں سے آپ کو اتنے ملیں گے، یا آپ کو ایک کار ملے گی، یا آپ کو فلاں ملک کا وزٹ کروایا جائے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ معالج نہیں ہوتا، وہ مریض کا بیماری کا علاج نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کا دوائی لکھتے وقت، جس وقت اس کے سامنے پرچی اور ہاتھ میں پین ہوتا ہے، تو وہ جب ایسا لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ مریض کی بیماری کی طرف نہیں ہوتا یا اس کی صحت کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ کون سی وہ میڈیکل ریپ نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ اتنی اگر ایوریج، اتنی اگر سیل ہوئی تو مجھے گاڑی ملے گی یا مجھے یہ ملے گا، تو وہ اس غرض سے لکھتا ہے۔ چنانچہ یہ مختلف جو کمپنی ہوتی ہیں ان کی دوائی کا جو باہر سے آئی ہوتی ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ 1 سال تک تجربہ کرتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ لیتے ہیں۔ اگر دوائی مفید ہو پائی گئی تو پھر اس دوائی کو یورپ، امریکہ وغیرہ اپنے ممالک میں لانچ کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہاں پر تجربے میں وہ ناکام ہوئی، اس سے ہلاکتیں ہو رہی ہوئیں، اس کی رپورٹ وہ باقاعدہ لیتے ہیں کہ اس دوائی سے کتنے لوگ مرے یا کیا ہوا، تو پھر اس دوائی کو وہاں پر کینسل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جدید میڈیکل سائنس یا ایلوپیتھک، خاص طور پر پاکستان کے اندر جو ہے، اس کا انسانیت پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے جس میں انسان کی زندگیاں جو ہے لوگوں کی تباہ کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔